साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 10। बिछौने पर लेटकर भारती ने पूछा, आपका सव्यसाची नाम किसने रखा था डॉक्टर साहब? डॉक्टर हंसकर बोले, ये नाम दिया था पाठशाला में पंडित जी ने। उनके यहाँ आम का एक बहुत ऊंचा पेड़ था। केवल मैं ही ढीले भरकर उस पर लगे आमों को तोड़ सकता था। एक छत से कूदने पर मेरा दायां हाथ मोच खा गया। डॉक्टर ने उस पर पट्टी बांधकर मेरे गले से लटका दिया। ये देखकर सभी हाय हाय करने लगे, लेकिन पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा, जाने दो, ढेले की चोट खाने से मेरे आम तो बच गए, पकने पर शायद 2-4 मुंह में डाल सकूंगा। भारती बोली, आप बड़े दुष्ट थे। डॉक्टर बोले, दूसरे दिन फिर आम गिराने लगा। पंडित जी को पता चल गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कुछ देर मेरी ओर देखकर बोले, गलती हुई बेटा सव्यसाची, आम की आशा अब नहीं करता। दायां हाथ तोड़ चुके हो, बायां हाथ चल रहा है। बायां हाथ टूट जाने पर संभव है दोनों पैर चलेंगे। अब कष्ट मत करो, जो आम बचे हैं उन्हें मैं तोड़वा देता हूँ। भारती बोली, पंडित जी का दिया हुआ नाम है ये? हाँ, मेरा असली नाम तभी से लोग भूल गए। अच्छा, सभी लोग जो कहते हैं कि देश और आप मिलकर एकाकार हो गए हैं, ये कैसे हुआ? भारती ने पूछा। डॉक्टर बोले, ये भी बचपन की घटना है। इस बीच में क्या क्या आया और चला गया, लेकिन वो दिन आज भी याद है। हमारे गांव के पास वैष्णवों का एक मठ था। एक दिन रात के समय डाकुओं ने उस मठ पर आक्रमण किया। रोने धोने की आवाज़ से लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन डाकुओं के पास एक देशी बंदूक थी, जिससे वो लोग गोलियां चलाने लगे। ये देखकर कोई उनके पास न जा सका। मेरे एक चचेरे भाई थे, अत्यंत साहसी और परोपकारी। वो जाने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन जाने पर निश्चय ही मृत्यु होगी, यह सोचकर सबने उनको पकड़ लिया। अपने को किसी तरह न छुड़ा सकने पर वो वहीं से निष्फल उछल कूद मचाने लगे और डाकुओं को गाली देने लगे, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। डाकुओं ने केवल एक बंदूक के जोर से 200-300 आदमियों के सामने बाबा जी को खूंटे से बांधकर जला डाला। मैं उस समय बालक था भारती, लेकिन आज भी मरते हुए बाबा जी की चीखें सुनाई पड़ती हैं। ओह, कितना हृदय विदारक आर्तनाद था वो। इसके बाद? भारती ने पूछा। डॉक्टर बोले, इसके बाद बाबा जी को समूचे गांव वालों के सामने मार डाला गया। डाकुओं ने लूटपाट का काम बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। जाते समय डाकुओं के सरदार ने अपने पिता की सौगंध खाकर बड़े भैया को सुनाकर कहा, आज तो हम लोग थक गए हैं, पर 1 महीने के अंदर ही लौट कर हम इसका बदला लेंगे। बड़े भैया जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर रोए धोए कि मुझे एक बंदूक चाहिए, लेकिन पुलिस ने कहा नहीं मिल सकती, क्योंकि 2 साल पहले किसी अत्याचारी पुलिस इंस्पेक्टर के कान मल देने के अपराध में उन्हें 2 महीने की जेल की सज़ा मिल चुकी थी। भैया से मजिस्ट्रेट ने कहा, जो इतना डरता है वो घर द्वार बेचकर मेरे जिले से किसी दूसरे जिले में चला जाए। भारती उत्तेजित होकर बोली, नहीं थी बंदूक? नहीं, और यही नहीं, बड़े भैया ने जब धनुष बाण और बर्छा बनवाया तो पुलिस उसे भी छीन ले गई। इसके बाद? इसके बाद की घटना संक्षिप्त है। उसी महीने में सरदार ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। इस बार उसके पास एक बंदूक और थी। घर के सभी लोग भाग गए। बड़े भैया को कोई भी नहीं डिगा सका। डाकू की गोली खाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए? हाँ, गोली लगने के बाद 4 घंटे जीवित रहे। गांव भर इकट्ठा होकर हो हल्ला मचाने लगा। कोई डाकुओं को गाली देने लगा, कोई साहब को। केवल भैया चुपचाप पड़े रहे। देहाती गांव ही तो था। अस्पताल 10-12 कोस दूर था। रात के समय डॉक्टर पट्टी बांधने के लिए आया तो भैया ने उसका हाथ हटाकर कहा, रहने दो, मैं जीना नहीं चाहता। ये कहते कहते पत्थर के उस देवता की आवाज़ जरा सी काँप उठी। बड़े भैया मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मुझे रोते देखकर उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोले, छी, लड़कियों की तरह इस गाय भेड़ बकरियों के सुर में सुर मिलाकर तू मत रो शैल। लेकिन राज्य करने के लोभ से जिन लोगों ने समूचे देश में मनुष्य कहलाने योग्य एक भी प्राणी बाकी नहीं छोड़ा, उन लोगों को अपने जीवन में कभी क्षमा मत करना।
घृणा से उसके मुंह से उफ आह तक भी नहीं निकली और इस अभिशप्त पराधीन देश को चिरकाल के लिए वो छोड़कर चले गए। लेकिन मैं ही जानता हूँ भारती, कितना बड़ा और विशाल हृदय उस दिन संसार से विदा हो गया। भारती चुपचाप बैठी रही। किसी समय एक छोटे से गांव में हुई दुर्घटना की कहानी ही तो है। डाका पड़ने पर 2-4 अज्ञात अप्रसिद्ध आदमियों के प्राण नष्ट हुए, इतना ही तो। जगत के बड़े बड़े विरोधों के असहनीय दुखों के मुकाबले में ये है क्या चीज़। फिर भी इस पत्थर पर कितना गहरा घाव कर गई है। तुलना और गणना की दृष्टि से दुर्बलों के दुखद इतिहास में हत्या की ये निर्ममता बहुत ही तुच्छ है। इस बंग देश में ही रोजाना न जाने कितने लोग चोर डाकुओं के हाथों मरते हैं, लेकिन इसमें क्या इतनी ही सी बात है? क्या ये पत्थर इतने से आघात से ही विदीर्ण हो गया है? भारती को सहसा लगा जैसे समूची बलि की दुस्सह लांछना और अपमान की ग्लानि से उस पत्थर के चेहरे पर काली स्याही की मोटी तह पोत दी है। वेदना से भारती बोल उठी, भैया? डॉक्टर ने गर्दन उठाकर पूछा, मुझे बुला रही हो? हाँ, क्या अंग्रेजों से तुम्हारी संधि नहीं हो सकती? भारती ने पूछा। नहीं, मुझसे बढ़कर उनका शत्रु और कोई नहीं है। भारती मन ही मन दुखी होकर बोली, किसी से दुश्मनी या किसी का अहित करने की तुम कामना कर सकते हो, ये बात मैं सोच भी नहीं सकती भैया। भारती, ये बात तुम्हारे मुंह से ही शोभा दे सकती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सुखी हो। ये कहकर वो जरा हंस पड़े, लेकिन भारती जानती थी कि इस हंसी का कोई मूल्य नहीं है, शायद ये कुछ और ही हो। डॉक्टर ने कहा, भारती, हमारा देश उनके हाथों में चला गया है, इसी कारण मैं उनका शत्रु नहीं हूँ। कभी यह देश मुसलमानों के हाथ में भी चला गया था, लेकिन समस्त संसार में मानवता की इतनी बड़ी शत्रु जाति और कोई नहीं है। यही इन लोगों का व्यवसाय है, यही इनका मूलधन। यदि तुमसे बन सके तो देश के सभी लोगों को, भले ही वो पुरुष हो या स्त्री, इस सत्य को समझा देना। भारती मौन बैठी, न जाने क्या सोचने लगी, लेकिन एक समूची जाति के विरुद्ध इतने बड़े अभियोग को सत्य मानकर उस पर विश्वास नहीं कर पाई। भारती के दल के एक आदमी ने आकर एक पत्र दिया। पत्र सुमित्रा के हाथ का लिखा हुआ था। पत्र में उसने लिखा था कि जैसी अवस्था में हो तत्काल पत्रवाहक के साथ चली आओ। नीचे उतरकर देखा, दरवाजे के सामने परिचित गाड़ी खड़ी है, लेकिन गाड़ीवान बदल गया है। लेकिन गाड़ी क्यों आई है? सुमित्रा के घर तक जाने में 3-4 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। उसने पूछा, क्या बात है हीरा सिंह, सुमित्रा कहाँ है? हीरा सिंह पथ के दावेदार का सदस्य न होते हुए भी विश्वास पात्र है। पंजाबी सिख है। पहले हांगकांग पुलिस में सर्विस करता था, अब रंगून के तार घर में पियून का काम करता है। उसने धीरे से कहा, 4-5 मील दूर बहुत ही गुप्त और आवश्यक सभा हो रही है, आपके न जाने से काम नहीं चलेगा। भारती ने प्रश्न नहीं किया। सांझ के अंधेरे में गाड़ी की खिड़कियां बंद करके चल पड़ी। हीरा सिंह सरकारी प्यून की यूनिफॉर्म में सरकारी साइकिल पर सवार होकर दूसरे रास्ते से चल पड़ा। रात के लगभग 10 बजे गाड़ी एक बगीचे में पहुंचकर रुक गई। हीरा सिंह पहले ही पहुंच चुका था। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। सिर के ऊपर बड़े बड़े पेड़ छाए हुए थे, जिसके कारण अंधेरा इतना दुर्भेद्य हो गया था कि हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। लंबी लंबी और घनी घास के बीच एक पगडंडी का चिन्ह मात्र दिखाई दे रहा था। इसी भयानक रास्ते पर हीरा सिंह अपनी साइकिल की छोटी सी लालटेन की रोशनी से रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगा। उस पगडंडी पर चलते ही भारती के मन में रह रहकर ये विचार आने लगा कि इस भयंकर स्थान में आकर मैंने अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो लोग एक टूटी फूटी पुरानी इमारत के सामने पहुंच गए। बड़े हॉल के कोने में ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां काठ की बनी हुई हैं। बीच बीच में सीढ़ियों के कुछ तख्ते नहीं हैं। भारती हीरा सिंह का हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गई और फिर सामने का बरामदा पार करके बड़ी कठिनाई से निश्चित स्थान पर पहुंच गई। कमरे में एक चटाई बिछी थी। एक और 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। उन्हीं के पास सामने आसन पर आकर सुमित्रा बैठी थी। दूसरे छोर पर डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, आओ भारती, मेरे पास आकर बैठो। भारती जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर बैठ गई। उसके कंधों पर बायां हाथ रखकर डॉक्टर ने जैसे चुपचाप उसे ढांढस बंधाया। हीरा सिंह अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा रहा।
भारती ने चारों ओर नजर डाली। जो लोग बैठे थे उनमें से 5-6 को तो बिल्कुल ही नहीं पहचानती थी। परिचितों में से डॉक्टर और सुमित्रा के अतिरिक्त रामदास तलवलकर और कृष्ण अय्यर थे। अपरिचितों पर नजर डालते ही सबसे पहले उसकी नज़र एक भयानक चेहरे वाले आदमी पर पड़ी। वो गेरुए रंग का लंबा चोला पहने था, सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। उसका मुंह बड़ी हांडी की तरह गोलाकार और शरीर गैंडे के समान स्थूल, मांसल और सूखा था। बड़ी बड़ी आंखों के ऊपर भौं का चिन्ह तक नहीं। कड़ी कड़ी सीकों की तरह खड़ी मूछें शायद दूर से ही गिनी जा सकती थीं। रंग तांबे जैसा, उसे देखते स्पष्ट मालूम हो जाता था कि वो अनार्य मंगोलिया जाति का है। उस विभत्स भयानक आदमी की ओर भारती आंख उठाकर नहीं देख सकी। 2 मिनट तक समूचे कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सुमित्रा ने पुकार कर कहा, भारती, मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूँ, इसलिए मेरी इच्छा नहीं थी कि तुम्हें यहाँ बुलाकर दुखी करूँ, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं करने दिया। जानती हो अपूर्व ने क्या किया है? भारती मौन देखती रह गई। सुमित्रा बोली, वो था कंपनी ने रामदास को बर्खास्त कर दिया है। अपूर्व की भी वही दशा होती, लेकिन कमिश्नर के सामने हम लोगों की सारी बातें सच सच कह देने से ही उसकी नौकरी बच गई। वेतन कम नहीं था, 500-600 के लगभग होगा। रामदास बोला, हाँ। सुमित्रा बोली, पथ के दावेदार विद्रोहियों का दल है और हम लोग छिपाकर रिवॉल्वर रखते हैं। ये सारी बातें भी उन्होंने बता दी। इसके लिए क्या दंड है भारती? भयंकर आकृति वाला आदमी गरज कर बोला, डेथ। भारती चुप थी। रामदास बोला, सव्यसाची ही डॉक्टर बने हैं, ये समाचार उन्हें मिल चुका है। अपूर्व बाबू ने यह बात बता देने में कसर नहीं रखी है। होटल के कमरे में उन्हें पकड़ा जा सकता है। इसके पहले मैं राजनीतिक अपराध में 2 वर्ष जेल काट चुका हूँ, ये भी बता दिया। सुमित्रा ने कहा, भारती, तुम जानती हो कि डॉक्टर पकड़े जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? फांसी हो जाएगी, और अगर उससे बच भी गए तो ट्रांसपोर्टेशन। सभासदगण, आप लोग इस अपराध का दंड क्या निश्चित करते हैं? सभी एक साथ बोल उठे, डेथ। भारती, तुम्हें कुछ कहना है? भारती ने सिर हिलाकर बताया, कुछ नहीं। वो भयंकर आदमी बोला, ये भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कृष्ण अय्यर ने दरवाजे की ओर देखकर हीरा सिंह से कहा, बगीचे के कोने में एक सूखा कुआं है, कुछ अधिक मिट्टी डालकर और फिर उसके ऊपर थोड़ी सूखी पत्तियां डाल देनी चाहिए, गंध ना निकलने पाए। हीरा सिंह बोला, इस काम में कमी ना होगी। तलवलकर बाबू बोला, अब बाबू साहब को बुलाकर सजा सुना देनी चाहिए। अपूर्व के अपराध का विचार 5 मिनट में ही समाप्त हो गया। विचार करने वालों की राय जितनी संक्षिप्त थी उतनी ही स्पष्ट भी। समझ में न आने योग्य कोई जटिलता नहीं थी। भारती ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसके कानों और बुद्धि के बीच कहीं एक ऐसी दुर्भेद्य दीवार खड़ी हो गई थी कि कोई भी बाहरी वस्तु उसे भेद कर अंदर नहीं पहुंच सकती थी। इसी से आरंभ से अंत तक जो कोई कुछ कह सकता था, भारती आकुल दृष्टि से उसके मुंह की ओर मुड़कर देखने लगती। केवल इतनी ही बात उसकी समझ में आ रही थी कि अपूर्व ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस देश में उसका जीवन संकट में है, लेकिन वो संकट इतना निकट आ पहुंचा है, ये वो बिल्कुल नहीं समझ सकी। सुमित्रा के इशारे से एक आदमी उठकर बाहर चला गया और 2 मिनट के बाद ही अपूर्व को लेकर आ गया। अपूर्व के दोनों हाथ पीठ की ओर रस्सी से मजबूती के साथ बंधे हुए थे और कमर में एक भारी पत्थर झूल रहा था। दूसरे ही पल भारती चेतना शून्य होकर डॉक्टर के शरीर पर लुढ़क पड़ी, लेकिन इस समय सबकी नज़रें अपूर्व पर टिकी हुई थीं, इसलिए डॉक्टर के सिवा और कोई इस बात को नहीं जान सका। भारती के यहाँ पहुँचने से पहले ही अपूर्व का बयान लिया जा चुका था। उसने कोई भी बात अस्वीकार नहीं की थी। ऑफिस के बड़े साहब और पुलिस के बड़े साहब दोनों ने मिलकर उससे सारी बातें जान ली थीं, लेकिन उसने इस दल और देश से इतनी बड़ी शत्रुता कैसे की, इस बात को वो अब भी नहीं जान सका था। आज दिन के 10 बजने से पहले ही रामदास ने आकर ये खबर सुमित्रा को सुना दी थी। दंड निश्चित हो गया। यह संक्षेप में इस प्रकार है। ऑफिस की छुट्टी के बाद आज अपूर्व पैदल घर जाने का साहस न कर सकेगा। यह सोचकर इन लोगों ने किराए की गाड़ी हीरा सिंह की सहायता से ऑफिस के पास खड़ी कर दी। इस फंदे में अपूर्व ने सहज ही पाँव रख दिए। कुछ देर चलाकर गाड़ीवान ने कहा, एक भारी
रोलर के टूट जाने के कारण गली का मोड़ बंद हो गया है, घूम कर जाना होगा। अपूर्व ने स्वीकार किया और उसके बाद अनमयस्क सा हो गए। लेकिन घंटे भर बाद जब उसे होश हुआ तो देखा हीरा सिंह गाड़ी में पिस्तौल लिए खड़ा है। सुमित्रा ने पुकार कर कहा, अपूर्व बाबू, हम लोगों ने आपको प्राणदंड दिया है, आपको कुछ कहना है? अपूर्व ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। डॉक्टर ने पूछा, हीरा सिंह, तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? हीरा सिंह ने सुमित्रा की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर कहा, पिस्तौल देखूं तो सुमित्रा? सुमित्रा ने बेल्ट से पिस्तौल खोलकर डॉक्टर के हाथ में दे दी। डॉक्टर ने पूछा, और किसी के पास रिवॉल्वर है? और किसी के पास नहीं है, ये बात सबने बता दी। तब सुमित्रा की पिस्तौल अपनी जेब में रखकर डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने कहा तुम लोगों ने प्राणदंड दिया है, लेकिन भारती ने नहीं दिया। सुमित्रा ने भारती की ओर देखकर कहा, भारती नहीं दे सकती, दे पाना उचित नहीं है। क्यों भारती? डॉक्टर ने कहा। भारती चुप रही। इस कठिनतम प्रश्न के उत्तर में उसने औंधी लेटकर डॉक्टर की गोद में अपना मुंह छिपा लिया। डॉक्टर ने उसके सिर पर एक हाथ रखकर कहा, अपूर्व बाबू ने जो कुछ कर डाला है वो लौट नहीं सकता, उसका परिणाम हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। दंड देने पर भी और न देने पर भी भोगना पड़ेगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। भारती इनका भार अपने ऊपर ले ले। सुमित्रा ने कहा, नहीं। सभी एक साथ बोल उठे, नहीं। वो भयानक आदमी सबसे अधिक उछला। उसने अपने दोनों पंजे उठाकर भारती की ओर इशारा करके कोई बात कही। सुमित्रा ने कहा, हम सबका मत एक ही है। इतने बड़े अन्याय को प्रश्रय देने से हम लोगों का सारा काम टूट फूट कर समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अगर समाप्त हो जाए तो उसका उपाय ही क्या है? सुमित्रा के साथ ही 5-7 आदमी गरज उठे, उपाय क्या है? देश के लिए, स्वाधीनता के लिए हम लोग और कोई बात नहीं मानेंगे। आपके अकेले की बात से कुछ नहीं हो सकता। लोगों का गरजना बंद हो जाने के बाद डॉक्टर ने उत्तर दिया। इस बार उनकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से शांत और नर्म सुनाई दी। उसमें रत्ती भर भी उत्साह उत्तेजना नहीं थी। उन्होंने कहा, सुमित्रा, विद्रोह को प्रश्रय मत दो। तुम लोग जानते हो कि मेरे अकेले का मत तुम 100 आदमियों से भी अधिक कठोर है। फिर उस भयंकर मनुष्य को संबोधित करके बोले, ब्रजेंद्र, बटालिया में एक बार तुमने मुझे दंड देने के लिए विवश किया था, अब दूसरी बार विवश मत करो। भारती ज्यों की त्यों पड़ी थी। उसका शरीर थर थर काँप रहा था। उसकी पीठ पर प्यार के हाथ फेरते हुए डॉक्टर ने स्वाभाविक स्वर में कहा, डरो मत भारती, अपूर्व को मैं अभय देता हूँ। भारती ने मुंह ऊपर नहीं उठाया। उसे विश्वास भी नहीं हुआ। उसके दाएं हाथ की उंगलियां अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे अपनी ओर खींचकर धीरे धीरे कहा, लेकिन इन लोगों ने तो अभय दिया नहीं, सहज देंगे भी नहीं। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि मैं जिसे अभय दे दूं उसे छुआ भी नहीं जा सकता। फिर तनिक हंसकर बोले, अच्छा खाना नहीं मिलता भारती, आधा पेट खाकर ही दिन कट जाते हैं। फिर भी ये लोग समझते हैं कि मैंने जिसे अभय दे दिया उसे छुआ जा सकता है। इन थोड़ी सी दुबली पतली उंगलियों के दबाव से आज भी ब्रजेंद्र जैसे बड़े से बड़े बाघ के पंजे चूर चूर हो जाएंगे। क्या कहते हो ब्रजेंद्र? चटगांव का वो मग धुंधला मुंह लिए चुप रह गया। डॉक्टर ने कहा, लेकिन अपूर्व अब यहाँ ना रहे तो अच्छा है। ये देश चला जाए। अपूर्व ट्रेटर नहीं है, स्वदेश को संपूर्ण हृदय से प्यार करता है, लेकिन बहुत ही दुर्बल है। हम लोग सदस्यों से भी अनुरोध कर सकते हैं कि अब सभा समाप्त कर दीजिए। यह कहकर उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा उन्हें कभी तुम और कभी आप कहकर सम्मान के साथ संबोधित किया करती थी। अब भी उसी तरह बोली। अधिकांश सदस्यों का मत जहाँ किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक शक्ति की तुलना में महत्वहीन हो, उसे और जो चाहे कहा जाए, सभा नहीं कह सकते। लेकिन इस नाटक का अभिनय कराने का ही अगर आपका इरादा था तो दोपहर से पहले क्यों नहीं बता दिया था? डॉक्टर ने कहा, अभिनय होता तो अच्छा होता, लेकिन विशेष स्थिति के कारण अगर अभिनय हो भी गया तो सुमित्रा, ये तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा कि अभिनय अच्छा ही रहा। रामदास बोला, ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर बोले, मित्रता नामक वस्तु कितनी क्षण भंगुर है, इस बात को भी तुमने कभी सोचा था तलवलकर? ऐसा सत्य संसार में ही दुर्लभ है। कृष्ण अय्यर ने कहा, तुम लोगों की बर्मा की एक्टिविटी समाप्त हो गई, अब भाग जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोला,
पड़ेगा ही, लेकिन समय को देखते हुए स्थान छोड़ देना और एक्टिविटी छोड़ देना एक चीज़ नहीं है अय्यर। बहुत दिन तक किसी स्थान पर निश्चिंत भाव से रहने को जगह न मिले तो उसके लिए शिकायत करना हम लोगों को शोभा नहीं देता। ये कहकर वो भारती को इशारा करके उठ खड़े हुए और बोले, हीरा सिंह, अपूर्व बाबू के बंधन खोल दो। चलो भारती, तुम लोगों को किसी निरापद स्थान पर पहुंचा दूं। हीरा सिंह आदेश पालन करने के लिए बढ़ा तो सुमित्रा ने कठोर स्वर में कहा, अभिनय के अंतिम अंक में तालियां बजाने को जी चाहता है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। बचपन में शायद कहीं किसी उपन्यास में पढ़ी थी, लेकिन ये युगल मिलन हम लोगों के सामने हो जाता तो और कहीं कोई कमी न रह जाती। क्या कहती हो भारती? भारती लज्जा से मानो मर जाने की स्थिति में हो गई। डॉक्टर ने कहा, लज्जित होने की तो इसमें कोई बात है नहीं भारती, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अभिनय समाप्त करने के जो मालिक हैं वो किसी दिन इसमें जरा सी कमी न रखें। फिर जेब से सुमित्रा की पिस्तौल निकालकर उसके पास रखकर बोले, मैं इन लोगों को पहुंचाने जा रहा हूँ, लेकिन भय की कोई बात नहीं है, मेरे पास पिस्तौल और भी है। डॉक्टर ने कनखियों से ब्रजेंद्र की ओर देखकर हंसते हुए कहा, तुम लोग जो मजाक में कहा करते थे कि मैं उल्लू की तरह अंधेरे में भी देख लेता हूँ, ये बात तो तुम लोग आज भूल मत जाना। ये कहकर वो अपूर्व को साथ लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। सहसा सुमित्रा खड़ी होकर बोली, क्या फांसी की डोरी अपने ही हाथ में अपने गले में डाले बिना काम नहीं चल सकता? एक साधारण डोरी से डरने से कैसे काम चलेगा सुमित्रा? किसी काम को हाथ में लेने से पहले मनुष्य को मृत्यु का भय दिखाना कितना अर्थहीन है। ये याद करके सुमित्रा स्वयं ही लज्जित हो गई। बोली, सब कुछ तितर बितर हो गया, लेकिन फिर कब भेंट होगी? डॉक्टर ने कहा, कोई आवश्यकता पड़ने पर ही होगी। वो आवश्यकता कभी पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। यह कहकर अपूर्व और भारती को साथ लेकर वो सावधानी से नीचे उतर गए। जो गाड़ी भारती को लेकर आई थी अभी तक खड़ी थी। गाड़ीवान को जगाकर उसमें तीनों बैठकर चल पड़े। बहुत देर की खामोशी भंग करके भारती ने पूछा, भैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अपूर्व के घर, डॉक्टर ने उत्तर दिया। लेकिन 2 मील चलने के बाद जब गाड़ी रुकवा कर डॉक्टर उतरने लगे तो भारती ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ क्यों? डॉक्टर ने कहा, अब लौटूंगा, वो लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ निर्णय तो हो ही जाना चाहिए। निर्णय? भारती व्याकुल होकर बोली, ये ना हो सकेगा, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन ये कहते ही भारती सुमित्रा की तरह उदास हो गई। फिर बोली, तुम्हारी मुझे बहुत ज़रूरत है भैया। मैं जानता हूँ। अपूर्व बाबू क्या परसों जहाज़ से घर जा सकेंगे? अपूर्व बोला, जा सकूँगा। भारती बोली, भैया मुझे घर जाना होगा। डॉक्टर बोले, नहीं, तुम्हारे कागज़ पत्र, पथ के दावेदार का खाता, पिस्तौल, कारतूस, नवतारा सब हटा चुकी होगी। सुबह तलाशी में देशी शराब की बोतल और टूटा हुआ बेहला। पुलिस के साहब को इसके अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कल 9-10 बजे के लगभग घर लौटकर रसोई तैयार करके खाने पीने के बाद तुम्हें जरा सा सो रहने के लिए भी शायद समय मिल जाएगा। रात को 2-3 बजे के लगभग फिर मिलूँगा, कुछ खाने पीने को रखना। भारती चुप रही, मन ही मन बोली, इस तरह अत्यधिक सजग न होने पर क्या इस मरण यज्ञ में कोई साथ आना चाहता है? भैया, तुम सबके हित अहित की चिंता रखते हो। संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। अपने पथ के दावेदार से मुझे विदा मत कर देना भैया। अंधेरे में डॉक्टर ने बार बार सिर हिलाकर कहा, भगवान के काम से किसी को विदा कर देने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन इसकी धारा तुम्हें बदल देनी पड़ेगी। तुम ही बदल देना, भारती ने कहा। डॉक्टर ने इसका उत्तर नहीं दिया। सहसा व्यग्र होकर बोले, भारती, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर पलक झपकते ही अंधेरे में गुम हो गए। स्थान की कमी के कारण गाड़ी में दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे थे। 1 घंटे तक गाड़ी घरघराती हुई चलती रही, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। गाड़ी आकर अपूर्व के घर के दरवाजे पर रुक गई। भारती दरवाज़ा खोलकर अपूर्व के साथ उतर आई। उसने गाड़ीवान से पूछा, कितना किराया हुआ? गाड़ीवान ने हंसकर कहा, नॉट ए पाई, गुड नाइट टू यू। यह कहकर गाड़ी हाँकता हुआ चला गया। भारती ने पूछा, तिवारी है? हाँ। ऊपर जाकर दरवाज़ा खटखटाकर अपूर्व ने तिवारी को जगाया। किवाड़ खोलकर दीपक की रोशनी में तिवारी की नज़र सबसे पहले भारती पर पड़ी। अपूर्व कल ऑफिस गया था और आज भोर की वेला में घर लौटा है, रात बिताकर। साथ में भारती है।
इसलिए तिवारी को समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। क्रोध से उसका संपूर्ण शरीर जलने लगा और बिना कुछ कहे वो तेजी से अपने बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर सो गया। तिवारी भारती को बहुत प्यार करता था। एक दिन इसी ने उसे आसन्न मृत्यु के मुंह से बचाया था, इसलिए ईसाई होने पर भी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे तिवारी के मन में अपूर्व के संबंध में तरह तरह की संभव असंभव समझ कर दुश्चिंताएं जाग उठी थीं, यहाँ तक कि जाति नष्ट होने तक की। सर्वनाश की वो मूर्ति आज एकदम तिवारी के मन पटल पर साकार अंकित हो उठी। उसे इस तरह सो जाते देखकर अपूर्व ने पूछा, किवाड़ बंद नहीं किए तिवारी? भारती बोली, मैं बंद कर देती हूँ। अपूर्व ने अपने सोने के कमरे में जाकर देखा, बिछौना ज्यों का त्यों पड़ा है। भारती बोली, आप आराम कुर्सी पर बैठिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। अपूर्व ने पुकारा, तिवारी एक गिलास पानी ला दे। पानी की सुराही और गिलास की ओर इशारा करके बिछौना बिछाती हुई भारती बोली, सोते हुए आदमी को क्यों जगाते हैं अपूर्व बाबू, आप ही ले लीजिए। एक ही सांस में गिलास खाली करके अपूर्व बैठने जा रहा था कि भारती बोली, अब वहाँ नहीं, बिछौने पर सो जाइए। अपूर्व शांत बालक की तरह लेट गया। मसहरी डालकर भारती उसे चारों ओर से दबाने लगी तो अपूर्व ने पूछा, तुम कहाँ सोओगी? भारती ने आराम कुर्सी की ओर उंगली उठाकर कहा, सवेरा होने में अब घंटा भर रह गया है, आप सो क्यों नहीं जाते? अपूर्व ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वहाँ नहीं, मेरे पास बैठो। आपके पास? भारती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपूर्व और चाहे जैसा भी हो, इन मामलों में वो कभी आत्मविस्मृत नहीं होता था। कितनी ही रातें उन्होंने एक कमरे में बिताई थीं, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध उसके आचरण से कोई इशारा या बात प्रकट नहीं हुई थी। अपूर्व ने कहा, ये देखो, उन लोगों ने मेरा हाथ तोड़ दिया, तुम मुझे इन लोगों के बीच क्यों खींच ले गई? उसकी बात का अंतिम अंश सहसा रुलाई से रुंध गया। भारती मसहरी को एक ओर उठाकर उसके पास बैठ गई। जांच करके उसने देखा, कसकर बांधने के कारण हाथों में जगह जगह काली नसें उभर कर फूल आई हैं। अपूर्व की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। भारती ने आंचल से उन्हें पोंछकर सांत्वना भरे स्वर में कहा, डर की कोई बात नहीं है, मैं तौलिया भिगोकर लपेट देती हूँ, 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वो उठ गई और स्नान घर से एक अंगोछा भिगोकर ले आई और उसे हाथ पर बांधकर बहुत ही कोमल स्वर में बोली, जरा सो जाने की कोशिश कीजिए, मैं आपके माथे पर हाथ फेर देती हूँ। यह कहकर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। अपूर्व बोला, कल जहाज मिलता तो कल ही चला जाता। परसों ही चले जाइएगा? गुरुजनों की बात न मानने का फल है ये। माँ ने मुझे मना किया था। माँ शायद आपको आने नहीं देना चाहती थी ना, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया, उसी का ये फल हुआ। होनहार होकर रहता है। दुर्गा दुर्गा कहते हुए परसों जहाज पर बैठ जाऊं, कहकर उसने लंबी सांस ली। लेकिन इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति ने जो उसकी सांस की अपेक्षा सैकड़ों गुना गहरी सांस ली, वो उसे नहीं जान सका। अपूर्व बोला, इस मकान में पांव धरते ही तुम्हारे पिता से झगड़ा हुआ, अदालत में जुर्माना हुआ, मुझे इसी से चेत जाना चाहिए था। भारती चुप रही। तिवारी ने मुझे बार बार सावधान किया, 500 रुपये महीने की नौकरी चली गई, इस उम्र में कितने लोग पाते हैं? फिर ये हाथ मैं लोगों के सामने दिखाऊंगा कैसे? भारती ने धीरे धीरे कहा, तब तक हाथ के दाग मिट जाएंगे। उसके मुंह से इससे अधिक बात नहीं निकली। अपूर्व के सिर पर जो हाथ अब नहीं चलना चाहता था, इस अत्यंत साधारण और तुच्छ व्यक्ति को मन ही मन प्यार करने लगी है। इस बात को अनुभव करके वो अपने आप ही लाज के मारे मर सी गई। ये बात उसके दल के बहुत से लोग जान गए हैं। आज अपूर्व की जान बचाने जाकर वो उन सबके सामने अपराधिनी और सुमित्रा की नज़रों में छोटी हो गई है, लेकिन इस अत्यंत तुच्छ व्यक्ति की हत्या करने की नीचता और ओछेपन से वो उन लोगों को बचा सकी है। इस बात को मानकर उसे गर्व का अनुभव भी हुआ। अपूर्व बोला, दाग तो सहज में जाएगा नहीं, कोई पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा? इसीलिए तो लोग कहा करते हैं कि बंगालियों के लड़के BA MA पास तो कर लेते हैं, लेकिन बड़ी नौकरी नहीं संभाल सकते। अच्छा, आप सो जाइए, यह कहकर भारती उठ खड़ी हुई। माथे पर थोड़ी देर और हाथ फेर दो भारती। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। तो रहने दो, रात भी अब बाकी नहीं रही। भारती पास की कोठरी में डेक चेयर पर जा बैठी।
अपूर्व के कमरे में अच्छी आराम कुर्सी थी, लेकिन उस तुच्छ आदमी की उपस्थिति में एक ही कमरे में रात बिताने में आज उसे अत्यंत लज्जा महसूस हुई। उसे ख्याल आया कि किस तरह और कितनी अगाध करुणा से अपूर्व सुनिश्चित और आसन मृत्यु से मुक्ति पा गया है, लेकिन इतनी बड़ी बात वो जैसे एकदम भूल ही गया है। उसने अपने घनिष्ठ मित्र तलवलकर के प्रति, अपने दल के प्रति और विशेष रूप से उस डॉक्टर के प्रति कैसा जघन्य अपराध किया है, ये बात उसे याद ही नहीं है। चिंता है तो केवल बड़ी नौकरी और हाथों के दाग की। जब भारती को सामने खुली खिड़की से भोर का उजाला दिखाई दिया तो उसने चुपचाप द्वार खोला और तेजी से पैर बढ़ाकर सड़क पर पहुंच गई। अगले दिन तीसरे पहर सभी बातों और सारी घटनाओं का विस्तार से एक एक वर्णन कर चुकने के बाद अंत में भारती ने कहा, अपूर्व बाबू महान पुरुष हैं, ऐसा समझने की भूल मैंने कभी नहीं की, लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि वो इतने साधारण और तुच्छ आदमी हैं। डॉक्टर सव्यसाची उसकी ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, लेकिन मैं जानता था वो इतना तुच्छ ना होता तो क्या तुम्हारे इस अथाह प्रेम को इतने तुच्छ कारण से छोड़कर चला जाता। जाने दो, जान बच गई बहन। इधर उधर बिखरी चीज़ें, विशेष रूप से फर्श पर बिखरी पड़ी पुस्तकों के ढेर देखने से ही बात समझ में आ जाती है कि कुछ देर पहले पुलिस इस कमरे की तलाशी ले चुकी है। उन सबको संवार कर रखती हुई भारती बातचीत कर रही थी। अपने हाथ का काम बंद करके आश्चर्य से आंखें उठाकर बोली, तुम हंसी कर रहे हो भैया? नहीं तो? जरूर कर रहे हो। डॉक्टर बोले, मुझ जैसे आदमी से जो बम पिस्तौल लिए लोगों की हत्या करता फिरे, ऐसे मजाक की आशा करती हो? भारती बोली, मैं तो ये नहीं कहती कि तुम मनुष्यों की हत्या करते फिरते हो, ये काम तो तुम कर ही नहीं सकते, लेकिन मजाक के अतिरिक्त ये और क्या हो सकता है? 2-3 घंटे के अंदर ही जो सब कुछ भूलकर केवल हाथ के दाग और 500 रुपये की नौकरी याद रख सका, उससे बढ़कर क्षुद्र व्यक्ति तो मैं दूसरा नहीं देख पाती। तुमने कहा था कि मेरा मोह है, अच्छी बात है। अगर ऐसा हो तो आशीर्वाद दो कि मेरा ये मोह हमेशा के लिए दूर हो जाए और मैं पूरे तन मन के साथ तुम्हारे देश के काम में लग जाऊं। डॉक्टर हंसकर बोले, तुम्हारे मुंह की भाषा तो मोह काटने के लिए उचित ही मालूम हो रही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं, लेकिन कठिनाई ये है कि तुम्हारे गले की आवाज़ में इसकी हल्की सी झलक तक नहीं है। खैर, वो चाहे जो हो भारती, हमारे देश का काम तुम तिल भर नहीं कर सकोगी। तुमसे तो अपूर्व बाबू ही बहुत अच्छे हैं, तुम लोगों में एक दिन समझौता भी हो सकता है। भारती बोली, इसका अर्थ है कि मैं देश को प्यार नहीं कर सकती? अनेक परीक्षाएं देने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भैया, मैं तुम्हारी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकूंगी। तुम्हारे काम में इतने स्वार्थ, इतने संदेह और इतनी क्षुद्रता के लिए स्थान नहीं है। उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।